हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे जहां आपकी सीटेट की तैयारी हो रही है। सीटेट प्रीवियस ईयर आपको कराए जा रहे हैं 2024 का। आज मैं प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगी ईवीएस का। कल मैं आपको हिंदी का प्रीवियस ईयर कराऊंगी। इंग्लिश का भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है आपके लिए। मैथमेटिक्स और सीडीपीपी सभी प्रीवियस ईयर 2024 के आपको एक दो दिन में नजर आ जाएंगे। अब आपका एग्जाम जो है वो दिसंबर में है, कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अपना प्रीवियस ईयर जरूर लगाए। बिना प्रीवियस ईयर लगाए सीटेट कभी भी क्लियर नहीं होता है। और साथ ही साथ एस्टेट भी निकला हुआ है, एस्टेट की भी आज लास्ट डेट है। तो अपना सीटेट के बाद अपने एस्टेट पे फोकस करना। फॉर्म सबने फिल कर दिया होगा। एस्टेट में भी आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस आती है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं कराने जा रही हूँ ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। 2024 सीटेट का पेपर जो अभी लास्ट ईयर आपका इसी साल हुआ था जुलाई में, पूरे के पूरे आपके मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगी। एक एक क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में मैं आपको दिखाते चलूंगी, तो आप साथ साथ आंसर भी करना। और कोई भी इंक्वायरी होती है तो नीचे नंबर होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बात को अपनी रखा करो ताकि हमें भी सोल्यूशन देने का मौका मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ईवीएस का पहला क्वेश्चन 61 क्वेश्चन आता है। 61 टू आपका 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में ईवीएस के रहते हैं। तो बात करते हैं 61 क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन 2024 का। ये एस्टेट वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जिन्होंने आगे दिसंबर में एस्टेट देना है उनके लिए भी ये चीज इम्पोर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी का पेपर है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण यानी कि इंटीग्रेट क्यों रखा गया है ईवीएस को, दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश एक मिनट, ये कहाँ चला गया, चलिए दोबारा से करना पड़ेगा, कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पे ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण से संचालित करने की सिफारिश की जाती है यानी कि इंटीग्रेट तरीके से पढ़ाने की सिफारिश क्यों करी जाती है ईवीएस को। इसमें से सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है, इंटीग्रेट एजुकेशन क्यों दी जाती है ईवीएस की। इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके छांटने थे, पहला ही आपका क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्यों भाई ईवीएस को क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि ईवीएस में आपका सोशल साइंस जो है, आपके हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है, और आपका साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन विज्ञान सभी इंटीग्रेट होते हैं। कहीं ना कहीं जो आपके सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप जब आप मैथमेटिक्स भी सीखते हैं, लेकिन जब तक आपने हिंदी नहीं सीखी होती अपनी मातृभाषा, आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने एक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं सीखी होती तो आप इंग्लिश को सॉल्व नहीं कर सकते, या इंग्लिश जिसका मैथमेटिक्स इंग्लिश में है वो नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं जो आपके सब्जेक्ट हैं वो इंटरकनेक्टेड है। वही बात कर रहा है, ऐसा क्यों। ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। बिल्कुल ठीक बात है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। ये समझ को यानी कि जो हमारी थिंकिंग है उसको एक साथ जोड़ने में मदद करता है, बिल्कुल करता है। सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका ठीक रहेगा और ये भी रहेगा। छात्रों और शिक्षकों के बोझ को कम करने की मदद करता है। देखो, बोझ जैसा शब्द होता है ना, वो नेगेटिव शब्द है। ठीक है, ये गुड कीवर्ड है ही नहीं आपका। तो यहाँ पर बोझा, कोई भी पढ़ाई हम किसी चीज को कम करने के लिए, बर्डन लेने के लिए ये सब नहीं करते हैं। एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है सिर्फ इसीलिए कि हम इसलिए पढ़ाते हैं कि भाई फैसिलिटी अच्छी मिल रही है तो हम पढ़ा देते हैं, आसान है, इजी है, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। तो अगर आपको इसमें से 3 छांटने होते तो भले ही ये भी आ जाता आपका डी, बट आपको ऑप्शन देखो उन्होंने कैसे दे रखे हैं, सी और डी। तो डी और सी तो आएगा ही नहीं, सी तो आना ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी और सी, नहीं, सी नहीं आएगा, गलत हो गया। ए और बी, बिल्कुल ठीक है, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, थर्ड ए, यानी कि सभी को एक साथ करके पढ़ाना, और बी यानी कि सभी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो एक साथ ही जोड़ना। चलिए, आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया होगा। अगला बढ़ते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में क्वेश्चन देखना है वो भी ये देख सकते हैं, यही क्वेश्चन इंग्लिश में। देखिए, इंटीग्रेट अप्रोच क्यों अप्लाई करी जाती है, इसका ऑप्शन होगा आपका ए और सी। ठीक है, नहीं, ए और बी, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप
किसकी टीचर है? ईवीएस टीचर है। आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों मतलब अडल्ट जो अपने से बड़े होते हैं, वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो, ताकि वे अपनी देखभाल कर सके और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो, यानी कि जो हरासमेंट है उसका शिकार ना हो। तो उसके लिए सबसे कौन सा कदम ऐसा है जो आप बच्चों को क्लास में कराएंगे? आप टीचर हैं, ठीक है, बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं कि भाई आसपास अपने जो हरासमेंट हो रहा है उससे कैसे बचा जा सके, ठीक है। तो उसके लिए पॉस्को एक्ट के बारे में बताना नहीं, पॉस्को एक्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। उन्हें अजनबियों से दूर रहने के लिए सिर्फ कहना कभी भी नहीं सही होता। उन्हें अजनबियों से दूर रहने की सलाह देना या कहना नहीं। आगे देख लेते हैं गुड टच और बैड टच के बारे में। बिल्कुल सही बात है, हम छोटे बच्चों को, जब बच्चा 3rd क्लास में, 4th क्लास में, 5th क्लास में होता है, तो उसे बताते हैं कि बेटा ये गुड टच है और ये बैड टच है। इसकी नॉलेज ईवीएस में दी जाती है, क्लास में दी जाती है। तो गुड टच और बैड टच आपका बिल्कुल सही होगा। छात्रों के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित की जाए, सिर्फ उनके सेमिनार वगैरह या कुछ ऐसी एक्टिविटी कराई जाए, नहीं, ये इससे ज्यादा बेटर नहीं। सबसे बेटर है आपका कि बच्चों को बताया जाए कि बेटा गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन रहेगा 3rd सही। चलिए एक बार इंग्लिश में भी देख लो ये क्वेश्चन। एज अ ईवीएस टीचर यू विश योर स्टूडेंट टू बी अवेयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी, वो खुद अडल्ट से, ठीक है। तो आप क्या करोगे? टीच दैम अबाउट पोस्को एक्ट, नो टीच दैम टू अवॉइड स्ट्रेंजर्स, अवॉइड करें, वो बच्चे के खुद के हाथ में नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं अवॉइडनेस, कभी ना कभी कोई इंसान ऐसा मिल ही जाता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो भले चाहे वो घर के बाहर भी हो, घर के अंदर भी हो, तो हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि सबसे दूर रहो, हम उन्हें सिर्फ ये सिखाएंगे होल्ड वर्कशॉप अबाउट गुड टच एंड बैड टच, ठीक है। तो आपका 3rd ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? रोशनी एन ईवीएस टीचर डिस्प्ले अ डाटा चार्ट। पहले हिंदी में देख लेते हैं इसको, दोनों ही लैंग्वेज में मैं आपको कराते हुए चल रही हूँ, दोनों लैंग्वेज में आप देखते हुए चलना। रोशनी एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, हरा चना, बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक बीजों से कितने बीज अंकुरित हुए ये बताया, ठीक है। बीजों से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डाटा चार्ट प्रदर्शित किया है कि भाई एक टीचर है, ईवीएस पढ़ा रही है क्लास में, जिसने बताया सरसों, हरा चना, बंगाल चना, मिर्च के प्रत्येक बीजों से कितने अंकुरित हुए, कितने बीज अंकुरित हुए। उन्होंने छात्रों को यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों का अंकुरण, यानी कि जो अंकुरण हो रहा है, बढ़ रही है, दर से विभिन्नता क्यों हुई है, वह कौन सा आकलन करना चाहती है बच्चों का, वह कौन सी चीज करना चाहती है, आप इसका आंसर दें। वो बच्चों को प्रयोग करवा रही है, ठीक है, उन्हें पूर्व अनुमान लगाने के लिए कह रही है, निष्कर्ष निकालने के लिए कह रही है, या जांच निकालने के लिए कह रही है। देखिए वो बच्चों को क्या कह रही है कि किसी चीज का प्रयोग करो, नहीं, वो प्रयोग नहीं करवा रही है। वो बच्चों को ये भी नहीं कह रही है कि मैं पहले से ही पूर्व अनुमान लगाओ भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, नहीं, ऐसा भी उसने कुछ नहीं कहा। और निष्कर्ष पे तो वो पहुंच ही नहीं रही। वो बच्चों को क्या कहेगी कि बच्चों खोजो, जांच करो, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 20 से 50 चीजें हो रही हैं, या आपके आसपास ऐसा क्या हो रहा है, नमूने इकट्ठे करो, या ऐसा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया, तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली किस लिए होते हैं? जांच करने के, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4th, जांच करना। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही है। मेरा इसका ऑप्शन इन्वेस्टिगेशन। रोशनी एज ईवीएस टीचर डिस्प्ले अ डाटा चार्ट, वो डाटा चार्ट बना रही है। मैनी सीड्स आउट ऑफ 20 सीड्स ईच ऑफ द मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम, बंगाल ग्राम एंड चिली सीड्स जर्मिनेटेड। जर्मिनेटेड का बता रही है कि जर्मिनेशन कैसे होता है। तो जर्मिनेशन बताने के लिए वो सबसे ज्यादा क्या करेगी कि बच्चों को कहेगी इन्वेस्टिगेट करो, जांचो ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन देखिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तेलंगाना चैप्टर दे रखा है आपका एनसीईआरटी में, ठीक है। आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के बारे में पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे, बट 2 जून 2014 को जब आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से निकल के। तो तेलंगाना के सापेक्ष मैप का क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में
एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर पैडागोजी कहूँ तो पैडागोजी से क्वेश्चन आ सकता है कि मैप क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को, बिल्कुल चीजों की सही स्थिति बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, और कोई मकसद नहीं होता मैप का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताना पड़ेगा। जैसे इसमें बात कर रखी तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थिति क्या है, यानी कि तेलंगाना में आप खड़े हैं तो आप सपोज करो इधर आपका तेलंगाना है, तेलंगाना में आप खड़े हैं, ठीक है, ये है आपका तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात। अब गुजरात के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर भी जाना पड़ेगा नॉर्थ में, और वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट आ गया। अब क्या कह रहा है, बिहार, बिहार कहाँ है, तेलंगाना, दोबारा से तेलंगाना पे आओ, और तेलंगाना ऊपर नॉर्थ में भी जाना पड़ेगा और बिहार के लिए ईस्ट में भी जाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा इसका उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर भी सापेक्ष लिखा हो, वहां आपको अपने आप को खड़ा कर देना। तेलंगाना के सापेक्ष लिखा था, तेलंगाना से हमारा गुजरात कहाँ है, यहाँ है, और बिहार कहाँ है, आपका इस साइड है। तो दोनों के लिए हमें पहले उत्तर में चलना पड़ेगा, एक के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा और एक के लिए ईस्ट में जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमेशा आपका पेपर में आता है, तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान से करना, हर जितने भी प्रीवियस ईयर आपको कराए जाएंगे उनमें ये वाला क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से अपना करते चलना। इंग्लिश में भी बच्चे देख लो ये क्वेश्चन, ठीक है। वही चीजें हैं सारी, विद रिस्पेक्ट टू तेलंगाना टू रिप्रेजेंटेड लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार, तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। देखो उन्होंने गुजरात पहले पूछ रखा है तो नॉर्थ वेस्ट पहले आएगा, अगर बिहार पहले पूछ रखा होता तो नॉर्थ ईस्ट पहले आता, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, छात्रों में ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए, छात्रों में ईवीएस पढ़ाते समय प्रक्रिया कौशल करने के लिए, प्रक्रिया कौशल का आकलन असेसमेंट करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन कीजिए। हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ऑप्शन देखो आप, ठीक है। शिक्षक डायरी बनानी चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य करना चाहिए, चित्र बनाना चाहिए, या चित्र का पठन करना चाहिए, चित्र को पढ़ना चाहिए। अब आकलन करने के लिए आप क्या क्या करोगे, अब इन्होंने एक नहीं पूछ रखा आपसे आंसर, ए बी सी, ठीक है, बी सी डी और ए सी डी और ए बी डी, इसमें ऐसे अब आपके क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल है वो इस तरीके का होने लगा है अब आपका, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। आप सोचिए क्या हो सकता है, देखो किसी भी चीज का आकलन करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, चित्र बनाया जाएगा बिल्कुल, और चित्र का पठन किया जाएगा। तो इसमें आपका शिक्षक डायरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन होगा बी सी डी, जो है आपका सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो ये है आपका सेकंड ऑप्शन, बी सी डी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एक बार इंग्लिश में भी इसको देख लो, जिस बच्चे का इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों लैंग्वेज में आपको कराते चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। 2024 का पेपर ये हमारा चल रहा है ईवीएस का, हिंदी का भी आपको देखने को मिलेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ सुटेबल टूल्स ऑफ असेसमेंट एंड द असेस प्रोसेस के लिए ईवीएस हम क्या करेंगे, टीचर डायरी का बच्चे से कोई काम नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क वो खुद कर सकता है, डायग्राम बना सकता है और पिक्चर रीडिंग कर सकता है, बिल्कुल। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी सी डी आपका है सेकंड, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी मैप का ही क्वेश्चन है, आपका बिल्कुल आता है और आएगा, आगे भी आपको देखने को मिलेगा, कोई सिलेबस चेंजेस नहीं है, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि सिलेबस चेंज है। इसमें क्या दे रखा है, किसी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज, कोई भी यूनियन टेरिटरीज है उसके मानचित्र के कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है, ठीक है। उसमें दिखाया गया, मैप दिखाया गया, उसमें क्या बताया गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 मीटर, कितना, 155 मीटर, 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 155 मीटर के। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी, दो शहरों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है 19.7 मीटर, ठीक है, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी देनी है। अब देखो आंसर है किलोमीटर में,
ठीक है, सिंपल सा है। आपने कोई भी 2 डिजिट दे रखी है, वो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन देता है आपको। आपको 2 डिजिट दे रखी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और आंसर वो जिसमें भी पूछता है, उस किलोमीटर में ज्यादातर आंसर पूछता है, उसको 1000 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 155 और 19.7 को आप मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद जो आता है उसको आप 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आपका अप्रोक्स 3005 करके आएगा और 3 जीरो के बाद जब आप पॉइंट लगाओगे तो आंसर आएगा आपका 3.05 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहले मल्टीप्लाई, जो भी 2 डिजिट दे रखे हैं, सपोज 155 और 19.7 दे रखा है, यहाँ पर कुछ और भी दे रखा हो तो सेम ही है, पहले आपको मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 1000। इससे अगर आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें जो आपको कंफ्यूजन देता है वो पॉइंट्स की देता है। देखो सारा आंसर सेम है, सब में दे रखा है, लेकिन पॉइंट का फर्क रहता है, तो आपका आंसर होगा 30.5 आंसर होगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम की कोई जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, डिजिट सेम रहेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये रूल आपका हमेशा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, जो माउंटेन पे चढ़ते हैं, पर्वतरोही। ठीक है, यानी कि जो माउंटेनर्स की बात कर रहा है, सफर नॉइज ब्लीडिंग, जब वो माउंटेन कैंपिंग करते हैं, जब वो हाइट पे चढ़ते हैं तो उनकी नाक में से खून आना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्यों आता है, क्या होता है, द प्रेशर इज ब्लड वेसल एक्सीड आउटसाइड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, बाहर का जो प्रेशर है वो लगता है। द प्रेशर इज ब्लड वेसल डिक्रीज नहीं होता, वो एक्सीड होता है। द प्रेशर इज ब्लड वेसल इक्वल नहीं रहता। ब्लड बिकम्स थिक एट हायर, नहीं गाढ़ा हो जाता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर, रक्त वाहिनियों का जो दाब होता है भारी दाब से अधिक हो जाता है, ये वाला आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए, जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन पे जो प्रेशर पड़ता है वो भारी दाब से, यानी कि जो बाहर का प्रेशर होता है उससे अधिक होता है, जिसकी वजह से उनकी नाक में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, माउंट कैंपिंग, सबसे पहले कौन चढ़ी थी भारत की, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कौन थी, बिछेंद्री पाल थी। भारत की कौन थी, बिछेंद्री पाल थी, जो माउंट कैंपिंग करी थी जिन्होंने। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी, उत्तराखंड की रहने वाली थी, नाकोरी गांव की रहने वाली थी। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यही एक चैप्टर है ये जिसमें माउंट कैंपिंग के बारे में बता रखा है सारा। ठीक है, एक दिल्ली की हमारी टीचर थी जो जिन्होंने माउंट कैंपिंग करी, केवीएस स्कूल की, तो उन्होंने आके जब अपना एक्सपीरियंस बताया तो वहीं से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बिछेंद्री पाल की मैंने अभी बात करी आपको कि बिछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, कितने मिनट तक रही, 43 मिनट तक वो रही थी। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है आपका कि माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट एक्चुअली में है कहाँ। माउंट एवरेस्ट इंडिया का पार्ट नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है और हाइट कितनी है, 8848 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन कई बार आपको देखने को मिलेंगे। माउंट एवरेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, माउंट एवरेस्ट की हाइट वगैरह लिख लीजिए आप, आती है पेपर में 8848 मीटर। इससे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये सेम चैप्टर है आपका। ठीक है, और नेपाल में है, कहाँ है, नेपाल में, और नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। क्या नाम है, सागर माथा, सागर माथा नेपाली नेम है, सागर माथा। सागर माथा किसका नाम है, माउंट एवरेस्ट का, जो नेपाल का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 कंचनजंगा। ठीक है, K2 की बात हो रही है भारत की, और नेपाल में है आपकी सागर माथा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, 8848 मीटर। वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो दिल्ली की टीचर गई थी, संगीता अरोड़ा करके चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, वो गई थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो एनसीईआरटी ने उनका चैप्टर चाटा। जो आपका एक क्वेश्चन आता है ना लैंग्वेज का, मीजो लैंग्वेज का, तो ये वहां पे ही बैठ के बात कर रही है कि जब हम कैंपिंग कर रहे थे तो रात को ही हमारे कैंप में बिछेंद्री पाल आई, उन्होंने अपनी लाइफ का सारा एक्सपीरियंस बताया। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, एक क्वेश्चन ये भी आता है, माउंटेन पे चढ़ने के लिए कहाँ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन क्या आता है कि उनके जो ग्रुप में थी, कहाँ कहाँ की लड़कियां थी, मिजोरम की थी।
ठीक है, ज्यादातर लड़कियां, तो वो मीजो बोलती थी, वहीं से जो लैंग्वेज निकली है। एनसीईआरटी में कई बार आपका सीटेट के ईवीएस में क्वेश्चन आता है मिजोरम की लैंग्वेज कौन सी है, तो मीजो है। तो ये इन्हीं का ग्रुप था। तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, सभी अलग अलग स्टेट से आए हुए थे और सभी का एक ही जज्बा था कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। माउंट और ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेवारी होती है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार ईवीएस में देखने को मिला है। तो ग्रुप लीडर को आगे चलना होता है, खाने पीने का इंतजाम करना, पीछे चलना होता है, खाने पीने का इंतजाम करना होता है। ये सारी चीजें मैं आपको आगे जब चैप्टर करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर कराऊंगी, तो मैं थोड़ा सा और भी आपको लिखवा दूंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो भी आप लिख लीजिए। माउंट कैंपिंग करते समय यानी कि माउंट पे चढ़ते समय कितने डिग्री का कोण बना के चलना चाहिए, तो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का आपको कोण बना के, एंगल बना के चलना चाहिए, सीधा नहीं चलना चाहिए। इससे फिसलने का डर कम बना रहता है। ठीक है, और क्या क्या खाना चाहिए, हमें विटामिन लेने चाहिए, विटामिन की गोलियां, गरम गरम दूध। उसमें स्पेशल एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, यूं की यूं एनसीईआरटी की लाइन आ जाती है आपके पेपर में, और आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं होती, तब आप सोचते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होते, आपकी 4th क्लास की, 5th क्लास की एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि गरम चॉकलेट वाला दूध हम बच्चों को देते हैं, यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको देते हैं, ताकि उनको एनर्जी मिले। विटामिन की गोलियां देते हैं, जिंक की गोलियां देते हैं, ताकि वो थके नहीं जल्दी। चलिए ठीक है, तो इससे उस चैप्टर से यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था कि उनकी नाक से खून क्यों बहता है, क्योंकि भारी दाब से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हीट कंडक्टर की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक समूह है? ऊष्मा का कुचालक समूह का चयन कीजिए। ऊन, लकड़ी, लोहा। बताइए, आप बताइए इसका आंसर, सोचिए कि कौन सा है इसका। ठीक है, ऊन तो होता है हीट कंडक्टर। और बताइए, लोहा नहीं होता। सेकंड में, मतलब फर्स्ट में इन्होंने लोहा दे रखा है, तो लोहा नहीं होगा। ठीक है, तांबा, हवा, जल, नो। ऊन है, एल्यूमिनियम नहीं होता, हवा होती है। ठीक है, हवा ठीक है, बट एल्यूमिनियम नहीं है। ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 4। क्या होना चाहिए? ऊन है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, तो आंसर होगा इसका 4th, यानी कि डी। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से हैं? वूल, वुड, आयरन, एयर, वाटर, कॉपर, नहीं कॉपर नहीं होता, एयर, वूल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होता, वूल, प्लास्टिक, वुड। तो 4th होगा आपका आंसर इसका, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और देख लेते हैं, इसमें लिखा भी हुआ है द करेक्ट आंसर वूल, प्लास्टिक और वुड। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो नोन एज द are the material that not allow heat to pass through them easily. They are used to the various applicants to prevent heat loss of gain, thus maintaining। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट्स दे रखे हैं, बट आपका जो आंसर है वो कौन सा है? 4th आंसर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9। पहले दिन से 10वें दिन तक क्या करा इन्होंने? बीज किस प्रकार अंकुरण हो जाते हैं? जर्मिनेशन का दोबारा क्वेश्चन आ गया, यानी कि जो आपका सीड टॉपिक है, प्लांट टॉपिक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार, छोटे हम क्लास में होते थे जब, देखो हमें एक्टिविटी क्या मिलती थी कि एक प्लांट लेना है। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, हमेशा हॉलीडे होमवर्क मिलता था, एक प्लांट लेना है और उसमें आपने रोज पानी डालना है। ठीक है, और रोज देखना है वो कितना ग्रो हुआ, यही होमवर्क मिलता था ईवीएस में। तो वही बात कह रहा है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण होते हैं। रीता ने अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन का पाठ पढ़ाने से पहले, रीता कौन है? टीचर है। कौन है? टीचर है। अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कह दिया, वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन कर रही है, यानी कि वो किस चीज का असेसमेंट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, इस चीज को देखो, चित्र बनाए और प्रस्तुत करे। चित्र का तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं कर रही। ठीक है, चित्र तो उसने कहा ही नहीं कि चित्र बनाओ और उसके बाद प्रस्तुत करो।
अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। वो बच्चों को कहेगी ऑब्जर्व करो कि जो हमने बोया है वो कैसा दिख रहा है, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें बिल्कुल कि फर्स्ट डे कितना है, सेकंड डे कितना है, थर्ड डे कितना है, इस चीज को करें। दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकाले, फिर निष्कर्ष निकाले। तो मेरे हिसाब से बी सी डी होगा इसका आंसर, और जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड, बी सी डी। देखो उसमें चित्र बनाने का कोई काम ही नहीं, अगर हमें किसी प्लांट को लेना है, एक्सेप्ट करना है, उसको ग्रो करना है, तो उसमें कोई चित्र का काम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा भाई प्लांट से ही क्वेश्चन है, वो सीड से था, ये प्लांट से क्वेश्चन है। पौधों की एक प्रजाति एक्स, किसकी बात कर रहा है? एक्स की बात कर रहा है। प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है। ये किस प्रकार की प्रजाति है? पर देखो इसके जो आपके ऑप्शंस हैं वो हिंदी में थोड़े से डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आप सीधा क्वेश्चन इंग्लिश में देखोगे तो ये होते हैं फॉरेन कहते हैं, जैसे बाहर के जो फूल होते हैं उनकी बात कर रहा है, ये उन प्लांट्स की बात कर रहा है। प्रचुर नहीं, स्थानिक नहीं, ये हमारे स्थानिक नहीं हो सकते। जो अपने यहाँ बोए जाते हैं वो स्थानिक होते हैं। विलुप्त होने की कगार पे नहीं, विलुप्त होने की बात नहीं कर रहा। विलुप्त का मतलब जो खत्म होने की कगार पे, ऐसे प्लांट की बात कर रहा है नहीं, वो बात कर रहा है विदेशी प्लांट के बारे में। किसकी बात कर रहा है? विदेशी प्लांटों के बारे में बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट विकास, इसमें से एक आंसर आ रहा है साथ साथ, रोकियो। सोल्यूशन वही ना, फिर कराने का फायदा क्या होगा? यहाँ से करवा दोबारा से, ये क्वेश्चन गलत है, आंसर विदेशी, इसका आंसर होगा